तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन हमारा हो गया उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर का था वो है उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है, इनऑड पेयर इफेक्ट क्या है, उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या होता है। तो आपको समझना होगा पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, उन पी ब्लॉक के एलिमेंट्सों में जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है, उन एटॉमिक नंबर जिसका हाई होता है उनके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं केमिकल बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं। यही प्रभाव कहलाता है उदासीन जोड़ी प्रभाव। पी ब्लॉक में जिन एटमों की एटॉमिक नंबर हाई होती है उनके s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं। यही प्रभाव कहलाता है इनॉड पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट के जैसा काम करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। किसके भाग नहीं लेते हैं? s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। p ब्लॉक में जिन एटमों की जो एटॉमिक नंबर होगा वो हाई होगा, उनके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। उदाहरण अगर हम एक आपको दिखाएं तो आप एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जैसे कि ये जो है s ब्लॉक p ब्लॉक का एक एलिमेंट्स है बिस्मथ, ठीक है। इस बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, यह किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है? p ब्लॉक का एलिमेंट्स है। यह p ब्लॉक का एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा होगा 1s2 2s2 करके, नीचे से भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 नीचे है, 2s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p6 अब 3 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी तरह अगर आप ऊपर चलते चलते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 3d10 5f14, सही है, 4f14। और यहाँ जो है उसी तरह अगर हम इसमें चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6s। अब ये जो 6s के जो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन जो है आपको ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे दिख रहा है, यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है केमिकल बॉन्ड में, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये तो केमिकल बॉन्ड में भाग लेंगे, लेकिन p ब्लॉक में एक ऐसा एलिमेंट्स, जैसे मैं बिस्मथ की बात करूं, इसके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, केमिकल बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं लोन पेयर। ये एक लोन पेयर के जैसा वर्क करता है ये। तो अब हमें इस प्रभाव को क्या कहेंगे? ये जो लोन पेयर के जैसा जो इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? न्यूट्रल पेयर इफेक्ट। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पेयर इफेक्ट, उदासीन जोड़ी प्रभाव। क्या कहते हैं? उदासीन जोड़ी प्रभाव। फिर से एक बार बता दें कि p ब्लॉक में कोई ऐसा एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो, उसके s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड रहते हैं, वो केमिकल बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं, उदासीन रह जाते हैं। इसी को कहते हैं s ऑर्बिटल के ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, ये s ऑर्बिटल के 2 जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये केमिकल बॉन्ड में भाग नहीं लेता है। इसी प्रभाव को कहते हैं उदासीन जोड़ी प्रभाव। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, BCl3 लेविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है? BCl3 जो है
एक लेविस एसिड की तरह व्यवहार क्यों करता है, क्या कारण है कि BCl3 एक लेविस एसिड की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अगर मैं बोरॉन की बात करूं, बोरॉन परमाणु संख्या 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-3, क्लोरीन की अगर बात करें, यहाँ L स्मॉल होगा। ठीक है, क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन की बात करें 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 287 होगा। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं BCl3 का, तो बोरॉन के पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं, 3 है, 1 2 3। क्लोरीन इसमें कितना है भाई, 3 है, यहाँ पर आप दिख रहे हैं, तो क्लोरीन हम 3 बना देते हैं, 3 क्लोरीन हमने बना दिया। और क्लोरीन के पास जो है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्लोरीन के पास, बोरॉन के पास तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखा दिया है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका 7, चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 हम दिखा दे रहे हैं। अब इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड यहाँ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड यहाँ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन बोरॉन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ उसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 को क्लोरीन से वह एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, 3 जो है यहाँ जो है बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और जो है क्लोरीन से वो 3-3 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे बोरॉन का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बोरॉन के पास टोटल जो है 3 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके खुद थे, और ये तीनों क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बना दिया, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया है 6। अभी भी इसका ऑक्टेव पूरा नहीं हुआ है। ऑक्टेव पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एटलीस्ट इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो BCl3 के संरचना में बोरॉन परमाणु के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये डिफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जब इलेक्ट्रॉन की आपको लगे कि कमी हो गई है, ऑक्टेव तो इसका पूरा है नहीं, बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे और 3 क्लोरीन से ले लिया, तो कितना हो गया इसके पास 6। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसे इनर्ट बनने के लिए। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है ना, एक कम से कम इसको Lp मिल जाता, एक Lp का मतलब कम से कम इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता, तो इसके इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरा हो जाती। तो एक ऐसा मोलेकुल्स यहाँ आपको दिख रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक Lp की कमी है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब हो गया Lp की कमी है। तो ऐसे अणुओं में जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक Lp की कमी होती है, उसको हम कहते हैं लेविस एसिड। अब BCl3 के संरचना में बोरॉन परमाणु के पास भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यह जो है BCl3 लेविस एसिड की तरह व्यवहार करेगा। लेविस एसिड किसको कहेंगे, जिसमें एक Lp की कमी होगी। लेविस एसिड का मतलब हो गया जिसमें एक Lp की कमी होगी। अब BCl3 में भी आप देख रहे हैं कि एक Lp की कमी है, इसलिए BCl3 भी लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है, बिहेवियर करता है। ठीक है, तो ये बिहेवियर क्यों लेविस एसिड की तरह करता है आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक Lp की क्या है, कमी है। जिसके पास भी एक Lp की कमी होती है वही होते हैं लेविस एसिड। Lp जो एक्सेप्टर होता है, इसको हम Lp एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। Lp एक्सेप्टर ही क्या होते हैं, लेविस एसिड हो जाते हैं। Lp को एक्सेप्ट करेगा ये, क्योंकि उसके पास कमी है। Lp एक्सेप्टर क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। तो BCl3 में बोरॉन परमाणु के पास भी एक Lp की कमी है, उसे एक्सेप्ट करेगा, और Lp एक्सेप्ट करने वाले ही क्या कहेंगे, और Lp एक्सेप्टर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं।
ठीक है, उम्मीद है आप इतने समझने के बाद जो है इस क्वेश्चन को तो बना लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण, Lp एक्सेप्ट करने के कारण क्या है, BaCl3 लेविस एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कमरे का तापमान पर H2S जो है एक गैस है और जबकि H2O क्या है, एक द्रव है। एक क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पर भी आधारित है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है। ग्रुप 16 में दोनों आते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर, लेकिन ये H2 से मिलता है, H2O बना देगा, और ये H2 से मिलेगा, तो ये दोनों किस में है, ग्रुप 16 में है। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से मिलता है, H2O बनाता है, तो ये क्या है, लिक्विड है, यानी क्या है, ये द्रव है। उसी ग्रुप में का सल्फर अगर हाइड्रोजन से मिलता है तो H2S बनाता है, लेकिन ये क्या है, गैस है। क्वेश्चन यही है हमारा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलता है, H2O बनाता है, यानी द्रव बना देता है, और सल्फर हाइड्रोजन से मिलकर के गैस बना देता है। क्यों, जबकि दोनों के प्रॉपर्टी तो लगभग सेम है, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो हाइड्रोजन से मिलकर के दोनों या तो लिक्विड बनाए ना तो गैस बनाए। लेकिन एक ऑक्सीजन उसी ग्रुप का हाइड्रोजन से मिलकर के लिक्विड बना रहा है, और उसी ग्रुप का सल्फर हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना रहा है, गैस बना रहा है। तो पीछे ना कोई तो रीजन होगा, वही रीजन आपको बताना है। तो देखिए, मैंने 3 गो एलिमेंट्स आपको पहले भी बताए थे, वो याद होना चाहिए आपको। 3 गो एलिमेंट्स से फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई, और ये हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। ये तीनों जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आपको बताया था। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डकैत एलिमेंट है भाई। डकैती करने में इस तीनों का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। क्यों? क्योंकि ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, शादीशुदा इलेक्ट्रॉनों को लूटता है। जिन इलेक्ट्रॉनों का पहले से बॉन्ड बन गया हो उसी को अपनी ओर खींचता है। अब हम आपको बताएं इन दोनों का स्ट्रक्चर। तो पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके जो वाटर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो H2O में ऑक्सीजन एक उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फोन में का जो 3 गो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स है। तो ये तीनों जिसमें रहेगा उसका क्वथनांक अधिक हो जाएगा, वो तो लिक्विड बना ही देगा। तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जो है कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्ड भी बनाता है। अगर हम एक और बात करें तो ये एक H2O हो गया, ये एक H2O हो गया। एक और H2O की बात करें हम तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इस कोवैलेंट के अलावा यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ साथ एक कमजोर बॉन्ड बनाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, एक कमजोर बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसा करने में ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स जो है सक्षम हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। अब कारण ये है कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाया है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाया है। अब द्विबंधन के कारण क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है पास में आ जाते हैं। और जब पास में आ जाते हैं, अब आपको पता होगा कि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, यहीं अगर पास में आ जाते हैं तो पार्टिकल जैसे जैसे पास में आते हैं तो लिक्विड बन जाते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये H2O के एक मॉलिक्यूल्स और ये H2O के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दोनों पास में आ जाते हैं। और दोनों पास में जब आ जाते हैं तो वो लिक्विड में हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऑक्सीजन के उच्च विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ऑक्सीजन के साथ यह जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। ये ऑक्सीजन
कोवैलेंट बॉन्ड भी इधर बना है, उधर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना है। ये ऑक्सीजन इधर कोवैलेंट बनाया, उधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या होता है, H2O के मोलिक्यूल्स जो होते हैं पास पास में आ जाते हैं और इसीलिए वो क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। अब अगर हम बात करें H2S का, H2S का, तो H2S का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अब बात करते हैं H2S का, ठीक है। H2S में इसमें तो कोई फोन वाला एलिमेंट्स उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व तो कोई है नहीं। अब सल्फर हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बना है। ये वाला मोलिक्यूल्स उस वाले मोलिक्यूल्स से कोई बॉन्ड नहीं बना है, जैसा कि यहाँ पर H2O, ये H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, क्योंकि ऑक्सीजन कहता है कि हम कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाएंगे और बगल में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएंगे, ऐसा कर लेता है। तो इसमें तो पार्टिकल पास पास में आएंगे, ये तो समझ में आता है कि ये लिक्विड बन जाएगा, बट इसमें फोन वाला कोई एलिमेंट्स नहीं दिखाई दे रहा है। ये तीनों एलिमेंट्स इसमें तो है नहीं, कोनो डकैत वाला एलिमेंट्स इसमें तो है नहीं भाई कि ये जबरदस्ती खींचा खींची करेगा। तो सल्फर सिर्फ हाइड्रोजन के साथ एक सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने के कारण ये मोलिक्यूल्स जो होते हैं अलग अलग रह जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और पार्टिकल जब दूर दूर होंगे तो आपको पता ही है कि किसमें रहेंगे, गैस में रहेंगे। तो सिर्फ कारण क्या है, H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, यह हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना देता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पार्टिकल्स जो होते हैं, मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास पास में आ जाते हैं और वो गैस में बन जाता है। जबकि H2S में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, इसलिए यह सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इसमें जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है वैसा बॉन्ड इसके अंदर नहीं बनता है। तो बॉन्ड नहीं बनता है तो पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं, और जब दूर दूर रहते हैं तो किस में रहेंगे, गैस में रहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पास पास में काहे आता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसमें नहीं बनता है। अब नहीं क्यों बनता है, क्योंकि इसमें फोन वाला एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें है फोन वाला ऑक्सीजन, इसलिए जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, पास पास में आ जाता है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन है कार्बन, पेपर का क्वेश्चन है, कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है। अगर आप कार्बन और सिलिकॉन की संयोजकता की बात करें, कार्बन सिलिकॉन, तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 624, आप दिख रहा है। सिलिकॉन परमाणु संख्या होती है 14, परमाणु संख्या 14। तो 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 4 आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन और सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4 होती है। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। जबकि GeSN और Pb, गैलियम एसएन और Pb, GeSN और Pb की संयोजकता 2 भी होती है, मतलब 4 के साथ साथ 2 भी होती है। का कारण है, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और Pb। क्या कारण है कि इनकी संयोजकता 4 है और इनकी संयोजकता 4 के साथ साथ इनकी संयोजकता 2 भी हो जाती है। 4 तो होती ही हैं, लेकिन 4 के साथ साथ इनकी वैलेंसी 2 भी होती है। इसका कारण क्या है, तो मैं सीधे सीधे आपको कारण बताऊं। केमिस्ट्री में देखिए हर कारण का भी एक कारण होता है, लेकिन आपको सिर्फ कारण लिखना है, कारण का कारण नहीं लिखना है, नहीं तो आंसर कभी कंप्लीट ना होगा। अब आप समझ लीजिए, ये हमने जो सीरीज बनाया है वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टीन और Pb प्लम्बॉन। ठीक है, अब आप समझेंगे कि ग्रुप में जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं इसकी खासियत क्या होती है, कि ग्रुप के ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्सों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। जैसे अभी हमने कहा था
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ई ग्रुप 15 का है, ग्रुप 16 का है, ग्रुप 17 का है। ये तीनों जन अपने ग्रुप में ऊपर है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। ग्रुप अगर हम 14 में चले आए तो 14 में ऊपर एलिमेंट्स कौन है? कार्बन और सिलिकॉन। और जो एटम ऊपर होते हैं, जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो कार्बन और सिलिकॉन, और एक चीज़ और, इनका आकार होता है छोटा और विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है अधिक। तो कारण क्या है कि इनकी संयोजकता 4 होती है, इनकी संयोजकता 2 भी होती है। तो कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप में ऊपर होते हैं, जिस कारण जन्म इनका आकार छोटा और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसीलिए इनकी संयोजकता सिर्फ 4 होती है। जबकि जर्मेनियम, Ge, Sn, स्टेनम और प्लम्बम Pb ये ग्रुप में नीचे होते हैं, इसलिए इनकी जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है, विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम हो जाती है, इसलिए ये 4 के साथ साथ अपनी संयोजकता 2 को भी प्रदर्शित कर देते हैं। समझ में आया? ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं इसमें 2 हमने खासियत क्या बताया था आपको कि आकार जो होगा ये होगा छोटा और विद्युत ऋणात्मकता वो होगी अधिक। ठीक है, आकार इनका छोटा होता है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसीलिए ये सिर्फ 4 संयोजकता अपना प्रदर्शित करते हैं। और नीचवा आने पर इनका आकारवा जो होता है वो बड़ा हो जाता है। नीचवा जैसे जैसे आएंगे आकारवा इनका क्या हो जाता है? बड़ा। तब इनका आकार का हो जाता है बड़ा और ऋणात्मकता का हो जाएगी कम। आकार क्या होगा? बड़ा। तो अंतर क्या है दोनों में समझ में आ रहा है? ऊपर वाला का आकार छोटा है, ऋणात्मकता बड़ी है, इसीलिए वो 4 संयोजकता दिखाता है। निचला का आकारवा हो जाता है बड़ा और विद्युत ऋणात्मकता हो जाता है कम, विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है, इसीलिए ये कम संयोजकता भी प्रदर्शित कर देते हैं, अर्थात 4 के साथ साथ 2 भी संयोजकता प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि नीचे आने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है Cd2+ के जो साल्ट होते हैं वो सफ़ेद क्यों होते हैं? Cd2+ के साल्ट जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभार, हालांकि ये पेपर का ही क्वेश्चन है। Cd2+ के साल्ट जो है मतलब लवण जो है सफ़ेद क्यों होते हैं? और दूसरा क्वेश्चन पूछा था सेम यही, Cd2+ के साल्ट जो है लवण जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं क्यों? सफ़ेद का मतलब क्या हुआ? रंगहीन। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। Cd2+ के लवण सफ़ेद क्यों होते हैं या Cd2+ के लवण रंगहीन क्यों होते हैं? रंगहीन क्यों होते हैं? ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। अब मैं आपको Cd2+ के बारे में बताऊं। कैडमियम की परमाणु संख्या होती है 48 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करते हो 2 8 18 18 और कितना हो जाएगा 2 18 18 कितना हो जाएगा 18 18 कितना हो जाएगा 36 और 10 46 और 2 कितना 48 हो गया ना। Cd जो प्लस होता है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं पेयर्ड। क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। क्या होंगे? पेयर्ड। तो सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं पेयर्ड, मतलब युग्मित होते हैं। क्या होते हैं? सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं। इसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है।
ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है। सब इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं जोड़े में है, सब नंबर आपको जो है दिख रहा होगा। अगर यहाँ 3 होता तब तो ऑन पेयर्ड होता, लेकिन इसमें सब इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए यह जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बनाता है। इसके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में नहीं जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है, रंगहीन होता है, सफ़ेद हो जाता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, अस्थाई हो गया है एक प्रकार का। इसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबका जोड़ा जोड़ा लग गया होता है, सब पेयर्ड हो गया है। अब जिसका जो बा पेयर लग गया है, जोड़ा लग गया है, वो क्या रहेगा, एकदम अस्थिर रहेगा ना। अब शादी हो जाएगा तो अस्थिर ना हो जाएगा। तो सब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पेयर लग गया है, जोड़ा लग गया है, सब अस्थिर रहता है। तो खुद के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो बनाएगा। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना बनाएगा तो रंग कहाँ से इसका होगा। तो सब इलेक्ट्रॉन इसका पेयर्ड है। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं Cd2+ का, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cd2+ का, अगर आप Cd का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखेंगे, पहले Cd का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 48 कैडमियम, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने किया था। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 48 है। 48 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 18, 18, 2, 18 और 18 कितना होगा, 36 और 10, 46 और 2, 48। अब आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूरा दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है। 1s2 नीचे, यहाँ 1s2 है, 2s2 है, यहाँ क्या है 1s2 है, यहाँ क्या है 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 3d10। अब देख रहे हैं 10 है इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है जो ऑन पेयर्ड हो, नहीं है। इसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बनाता है। इसलिए क्या होता है, ये रंगहीन हो जाता है, यानी सफ़ेद हो जाता है। समझ में आया? एक लाइन याद करना है, ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं पर अकेले इलेक्ट्रॉन आपको ना दिख रहा होगा, जो भी है वो पेयर में है, ठीक है। ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नहीं होने के कारण क्या होता है, ये रंगहीन हो जाता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको हम एक शायद और क्वेश्चन है इस सीरीज में, एक क्वेश्चन हमें और इम्पोर्टेंस मिल गया है, इस क्वेश्चन को देखना हमें है। इसके बाद जो है H3PO3, H3PO3 क्यों एक अकारक अभिक्रमक के रूप में कार्य करता है, अकारक के रूप में कार्य करता है, जबकि H3PO4 ऐसा नहीं करता है, ठीक है। क्या कारण है देखो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर का बेस क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहिए। इसमें सेंट्रल एटम पहले देखते हैं फास्फोरस, और थोड़ी सी चर्चा होगी फास्फोरस के ऊपर, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं 15 का, तो आपको मिलता है 2, 8, 5। इसको ऑक्टेव पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन जो है अपना देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 3 ले ले तो इसका 8 पूरा हो जाएगा ना, या फिर 5 को दे भी दे तो वो इसका 8 पूरा हो जाएगा। तो इसकी 2 आपको ऑक्सीडेशन नंबर बेसिक दिखता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -3, या तो 3 ले ले या फिर क्या करे 5 दे दे। अगर 5 दे दिया तब भी 8 पूरा हो गया, और 3 ले लेता है तो 5 है, 3 ले लेगा तब भी 8 हो जाएगा। तो 3 लेना नहीं तो 5 देना, ये तो अब हमको समझ में आया। अब यहाँ हमको देखना क्या है, H3PO3 का, H3, ठीक है, H3PO3 का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, ठीक है। 3 है तो 3 से गुणा कर दिया जाए, प्लस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें हमको पता नहीं है, तो हम ले लेते हैं x, फास्फोरस का x मानते हैं। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, 3 है, 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है।
ऑक्सीजन का अगर आपको पता हो, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 16, 2, 8, 6। ये कितना लेगा? 3 लेगा, 2 लेगा ना। इसको 2 चाहिए, 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए। माइनस का मतलब होता है चाहिए, कमी है उसके पास, तो माइनस बताता है कमी को। तो इसको 2 चाहिए, इसलिए हमने ऑक्सीजन के बदले कितना भरा है, यहाँ देख रहे हैं, ऑक्सीजन के बदले -2 भरा है और 3 से गुणा कर दिया है। ऑक्सीजन का याद रखिएगा -2 होता है। अब हाइड्रोजन का +1 हो गया, 3 से इंटू कर दिया। फास्फोरस का हमको पता नहीं था, x मान लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ऑक्सीजन का देखिए वहाँ -2 है, 6 है तो 2 लेगा, -2 हो गया और 3 से इंटू कर दिया, बराबर कितना हो गया? 0। अब यहाँ देखेंगे 3 + x माइनस कितना 6 = 0, और ये कितना होगा? x, और ये हो गया, इधर हो गया -3, जो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? +3। ऐसा हमने देखा H3PO3 में ऑक्सीडेशन जो नंबर है फास्फोरस की वो कितनी हो गई? +3। ठीक है। अब जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं H3PO4 में। H3PO4 में तो हाइड्रोजन का 1 + 1 और 3 का 3 से इंटू करेंगे। फास्फोरस का पता नहीं है, x प्लस ऑक्सीजन का आपको कितना बताया? -2 इंटू कितना करेंगे? 4 = कितना? 0। ठीक है, तो ये कितना होगा? सॉरी, +1 होता है हाइड्रोजन का, तो ये हो गया 3 प्लस कितना x और माइनस कितना 8 = कितना? 0। ये कितना बन रहा है? -8, 3 कितना हो जाएगा जी? -5 होगा, उधर जाकर के क्या होगा? +5 होगा। यहाँ x का वैल्यू कितना रहा है? 5 पर है। अगर आप समझ ले तो यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। -8 हो जाएगा, अरे -2 है, 4 से गुणा, -8 और +3 -5 होगा, बराबर के उधर जाके क्या होगा? +5 हो जाएगा। समझ आया? 2 से 4 में गुणा करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। अब माइनस है तो -2 से 4 में गुणा करेंगे तो -8 और +3 -5 होगा, बराबर के उधर जाके क्या होगा? +5। देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ आपको देखना है तो -6 और 3 -3 होगा, उधर जाके +3 होगा। अब आपको गेम यहाँ पर आपको फोकस करना है। H3PO3 क्यों एक अकारक अभिक्रमक है? ठीक है जी। अब H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर जो +3 है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हमने बताया था? +5 है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका +3 है, ये अभी बढ़ करके इसमें ऑक्सीडेशन एडिशन होकर के बढ़ करके +5 तक हो सकता है। तो H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इसकी अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर को इराइज कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसलिए यह एक अकारक अभिक्रमक के रूप में कार्य करता है। ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को भी कम रखा है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, वहाँ तक ही पहुँचा नहीं, अभी कम है, अभी और ऊपर जा सकता है। तो ये क्या होगा? एक अकारक के रूप में काम करेगा। जबकि अगर H3PO4 में देखेंगे -8, 3 + 5 आ रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया है। अब ये और अपने ऑक्सीडेशन को, अभी तो मैंने कहा था कि ये मैक्सिमम 5 होगा, 3 लेगा नहीं तो 5 देगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 पर ये पहुँच चुका है। अब ये और अत्यधिक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इराइज नहीं कर सकता है, बढ़ा नहीं कर सकता है, इसलिए H3PO3 ऐसा नहीं कर सकता है, मतलब अकारक की तरह प्रदर्शित नहीं कर सकता है। समझ में आया? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? +5 और मैक्सिमम है, अब ये नहीं बढ़ सकता है, इसलिए ये अकारक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। जबकि H3PO3 में ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये बढ़कर के भी +5 तक जा सकता है, ये बढ़ सकता है, इसलिए जो है ये क्या है? अकारक है। समझ में आ रही होगी? ये बढ़ सकता है, 3 है तो +5 तक जा सकता है, ये बढ़ सकता है, आपको यहाँ हमने दिखा दिया है।
-6, ये -2 3 6 -3 उधर जाके +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैक्सिमम फास्फोरस का 5 होता है। अभी तो ये कम है और अधिक बढ़ सकता है, तो बढ़ सकता है तो अवकारक होगा, मैक्सिमम पर पहुंच गया है, नहीं बढ़ सकता है तो ये 3PO4 जो है ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, अगले सेशन में अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे।